नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं कि जब कोई भी व्यक्ति इंडिया से फॉरेन जाता है, विदेश जाता है, तो उसके पीछे जाने के कुछ पर्पसेस होते होंगे। कोई फंडिंग दे रहा होगा, पैसे की स्थिति अच्छी है नहीं है, किस काम से जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, तो ये सारा ब्यौरा अब गवर्नमेंट आपसे लेने वाली है। ठीक है, सो गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो तस्करी हो रही है बहुत ज्यादा लेवल पर, इस तस्करी को रोका जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ लोग जिनके पास पैसा भी नहीं होता है, तो उनको एज अ तस्कर बना करके भेजा जाता है। उनकी फंडिंग भी वो समूह करता है, गिरोह करता है, जो वो उस व्यक्ति को भेज रहा होगा, और सारा उसका रहने का खाने का खर्च वही व्यक्ति उठाता है। उसको बस इसके बदले में करना क्या होता है, तो कुछ उनको पॉलीथीन में हवाला का पैसा वैसा दे दिया जाता है, यूरो और डॉलर, और वो जाकर के उन्हें वहां पर जो कस्टम की नजर से बचा करके वहां पर एक व्यक्ति जो बैठा होता है उसको देना होता है बस। तो यहाँ से अगर मान लो किसी को दुबई तस्करी करवानी है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, एक ऐसे इंसान को चूज करेगा जिसके पास कोई काम धाम नहीं है, विल्ला इंसान होगा वो। ठीक है, उसके बाद उसको अपने झांसे में फंसाएगा कि तुमको जाने का फंडिंग हम कर रहे हैं, पैसा हम दे रहे हैं, ये सारी चीजें। तो वो व्यक्ति जिसके पास अपने खाने के लिए पैसे नहीं है, वो दुबई घूमने चला जाता है। और दुबई कैसे घूमता है, क्योंकि ऐसे ही लोगों को हायर किया जाता है। सो वो ग्रुप हायर करता है, उनको एक पॉलिथीन वगैरह दे देता है, टिकट करवाता है उनकी, 4-5 दिन वहां पर रह करके आते हैं, हर दिन का कुछ उनको पैसा भी मिलता है दुबई जाने का, एंड देन उसके बाद वो तस्करी करके वापस भी आ जाते हैं। अब ये सारी चीजें कस्टम जो अधिकारी क्या उनकी नजर में नहीं आती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार चाहे जितने भी नियम बना ले, क्योंकि इस समय आपके बड़े बड़े ऑफिसर्स, इवन कस्टम अधिकारी खुद संलिप्त होते हैं, इस वजह से ये चीजें जो है वो सामने निकल करके नहीं आ पाती हैं। इसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी को ना जाने कितने हजार बिलियन डॉलर का हर साल नुकसान होता है। तो इसी से बचने के लिए अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, अब आपको देना पड़ेगा अपना पूरा ब्यौरा। अगर कोई जा रहा है तो आपका बनता है ना, वीजा बनता है, बुलाया जाता है, पूछा जाता है आपका बैंक अकाउंट, बैंक, अब सब कुछ वो पहले चेक करेगी, आपका पूरा बैकग्राउंड चेक करेगी, तुम करते क्या हो, तुम्हारे खानदान पे कितनी प्रॉपर्टी है जो तुम यहाँ पर दुबई घूमने जा रहे हो, तुम्हारा जो वर्किंग है वहां पर जाने का उद्देश्य क्या हो जाता है, जस्ट घूमने जा रहे हो तो कितने दिन रहोगे, इतने दिन के लिए आपके पास कितना पैसा है, ये सारी चीजें अब आपकी पहले नोटिस करी जाएंगी। इवन आपका जो पासपोर्ट है वो भी देखा जाएगा कि ये इंसान कितनी बार दुबई गया है अभी तक, और कितने कितने दिन रह करके आया है। और वो जो डेटा गवर्नमेंट लेगी वो 5 साल तक के लिए वो सिक्योर करके रखेगी उस डेटा को, और 5 साल आपके ऊपर नजर रखी जाएगी कि आप कितनी बार कहाँ और कितने दिनों के लिए जा रहे हैं। ठीक है, जिससे ये जो तस्करी के मामले बढ़ रहे थे, इसमें अब बहुत हद तक कड़ाई जो है वो होने वाली है। चलो इसी पर हम लोग करने वाले हैं डिटेल एनालिसिस। तो भैया जितने भी लोग इस तरीके के काम करते थे वो पहले तो सजग हो जाएं। चलिए आगे बात करते हैं। तो विदेश जाने वाले केंद्र को पर्सनल डेटा बताना होगा। अब जितने भी जाने हैं, जा रहे हो विदेश, तो केंद्र सरकार से अपनी सारी चीजें बता करके आपको जाना पड़ेगा। इवन पैसा भी दिखाना पड़ेगा कि कितना है आपके पास। ठीक, भारत सरकार विदेश जाने वालों से 19 तरह की निजी जानकारियां लेने वाली। अब ये 19 तरीके की निजी जानकारियां कौन कौन सी होने वाली है, तो हम ये चार्ट में देखेंगे। ठीक है, इसमें यात्री कब, कहां, कैसे यात्रा कर रहे हैं, इसका खर्च किसने और कैसे उठाया है, यहां तक भी। अब अगर किसी ने खेत बेच करके अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए भेजा है, तो ये वहां पर आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि कैसे भेजा है आपने। या अगर कहीं से उधार लिया है, लोन लिया है, तो उसके डॉक्यूमेंट आपको केंद्र सरकार को दिखाने पड़ेंगे, देन आप यहां से जा सकते हो। ठीक है, कौन कब कितने बैग लेकर के इवन गया है, ये भी यहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा। और फिर किस सीट पर बैठा है, सीट की जानकारी, ये सारी जानकारियां आपको देनी पड़ेंगी इस तरीके से। ठीक है, ये डेटा 5 साल तक जैसे मैंने बताया कि स्टोर रहने वाला है। जरूरत पड़ने पर इसे अन्य जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां हैं इनसे साझा भी किया जाएगा। 1 अप्रैल से आपका एज अ पायलट प्रोजेक्ट इसको शुरू किया जा रहा है, इस योजना को। ठीक है, सो 1 अप्रैल से ये आपका लागू हो जाएगा। इसके लिए सभी एयरलाइंस को निर्देश जारी कर दिए गए हैं, और जो भी इन निर्देशों को नहीं मानेगा तो उस पर केंद्र सरकार एक्शन लेगी। ठीक, ये कदम तस्करी पर नजर रखने के लिए उठाया गया है, और कस्टम डिपार्टमेंट समय समय पर डेटा का एनालिसिस करेगा। अब चलो आपको मैं एक चीज बता दूं, शायद मुझे ऑनलाइन नहीं बोलना चाहिए, बट आप देखोगे कि बहुत ऐसे कस्टम अधिकारी हैं, और आप भी ये जानते हो, जो खुद, यानी कि आप देखो, कोई यहां से अगर पैसे लेकर के गया,
ठीक, और वो वहाँ पर दुबई में जा करके वो पैसे किसी को देने वाला है, तो क्या वहाँ पर कैमराज नहीं है? कैमरा सिर्फ एक जगह नहीं होते हैं, विच इज़ वॉशरूम में कैमरे नहीं लगाए जाते हैं, ठीक है, वॉशरूम में कैमरे नहीं होंगे, चेकिंग हो जाती है। तो वो जो कस्टम ऑफिसर दुबई में काम कर रहा है, वो जो कस्टम ऑफिसर किसी की स्कैनिंग कर रहा है, वो इन्वॉल्व होता है, वो उस व्यक्ति को बचाता है जिसके पास वो पैसा होता है, वरना वो चेकिंग में दिख नहीं जाएगा। मतलब इतना तो सेंस होना ही चाहिए, सरकार के पास भी इतना सेंस होता है। तो ये सिर्फ नियम बनाने से आप यात्रियों की जानकारी तो ले सकते हो, यहाँ से रोक सकते हो, लेकिन वहां पर जो आपका एक भ्रष्ट अधिकारी मौजूद है जो स्वयं यही काम कर रहा है, उसका क्या? मान लीजिए कि $500 यहाँ से भेजने हैं या फिर $5000 भेजने हैं, ठीक है, कॉइन्स भेजनी है, सोने की कॉइन्स भेजनी है, तो उसमें से क्या होता है कि लो 5-10 तुम रख लो और बाकी यहाँ पर उनको दे देना। तो इस तरीके से वो काम होता है, और ये मैं बिल्कुल भी गलत नहीं बोल रही हूँ, इट्स डैम ट्रू, क्योंकि मैंने सामने से ऐसे लोगों को देखा है, दैट्स व्हाई आई कैन से, ठीक है, और ये पूरी तरीके से सही है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं उस सर्कल में थी या फिर ऐसा कुछ था, बट एक होता ना कि जब आप नए लोगों से मिलते हो और फिर नए लोगों से आप जब बातचीत करते हो तो उसी सर्कल में आपको 1-2 लोग और मिलते हैं, फिर जब उनसे और बात करते हो तो आपको चीज़ें पता चलती हैं। सो दैट्स वाई जब मैं कुछ लोगों से मिली, नए लोगों से, एंड देन जब मैंने चीज़ें देखी एंड देन आई रियलाइज कि ओह, ऐसे काम होता है, एंड दिस इज व्हाट, ये ऐसे होता है। अब गवर्नमेंट चाहे इसके लिए कितना भी प्रयास कर ले, जब तक उन ऑफिसर्स और इन जैसे जो लाइक लोग हैं उन पर ये काम नहीं करेगी, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। किसी भी व्यक्ति विदेश यात्रा में संदिग्ध पैटर्न अगर नजर आएगा तो तुरंत उस व्यक्ति की जांच शुरू कर दी जाएगी। बोर्ड की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक डेटा कलेक्शन का नियम 2022 से ही है, लेकिन अब इसे क्या किया जा रहा है? अनिवार्य किया जा रहा है। पहले ये था कि अगर किसी को डेटा देना है तो दे, नहीं देना है तो मत दे, लेकिन तो जनरली लोग देते ही नहीं थे डेटा, लेकिन अब ये अनिवार्य है, डेटा देना पड़ेगा, तभी आप फ्लाइट पे चढ़ करके विदेश जा सकते हो। 10 फरवरी से पायलट प्रोजेक्ट और 1 अप्रैल से पूरी तरीके से इसको लागू कर दिया जाएगा। तो 10 फरवरी से आपका पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये शुरू हो जाएगा और 1 अप्रैल से पूरी तरीके से ये लागू हो जाएगा। एयरलाइंस के लिए यात्रियों का ये डेटा कस्टम डिपार्टमेंट से साझा करने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं कस्टम बोर्ड CBIC ने अभी विदेशी रूट पर सभी एयरलाइंस को 10 जनवरी तक नए पोर्टल यानी कि NCTC पैक्स इनसे जुड़ने के लिए कह दिया है। इन पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा एंड देन उसके बाद सारी इंफॉर्मेशन इस पोर्टल पर आनी चाहिए। सरकार की मंशा है कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद 10 फरवरी से कुछ एयरलाइंस के साथ पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर डेटा शेयरिंग शुरू कर दी जाए। इसके बाद 1 अप्रैल से यह व्यवस्था पूरी तरीके से लागू हो जाएगी। बोर्ड की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक डेटा कलेक्शन का नियम 2022 से था, लेकिन ये प्रभावी नहीं था। अब ये जो 19 जानकारियां ये क्या हो जाती है, ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखो, सबसे पहले कि उपलब्ध कराए गए बेनिफिट जैसे कि मुफ्त टिकट और अपग्रेडेशन जैसी जानकारी देना। कई बार आप फ्लाइट्स में जाते हो तो आपका अपग्रेड कर दिया जाता है। अगर मान लो कि आप नॉर्मल आप बैठे हो इकोनॉमी में, या इकोनॉमी में नहीं बैठे हो, नॉर्मल आपकी सीट है, तो आपको इकोनॉमी में या फिर बिजनेस क्लास में आपको कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से अपग्रेडेशन होता है। किस यात्री का अपग्रेडेशन किया गया है ये बताना पड़ेगा। PNR यात्री का क्या है, वो जो व्यक्ति है उसका PNR क्या है वो बताना पड़ेगा। यात्री में दिए गए ईमेल, फोन नंबर, रिजर्वेशन करवाने की जो सारी जानकारी है वो सारी गवर्नमेंट को देनी पड़ेंगी। भुगतान कैसे किया गया है, यानी कि क्रेडिट कार्ड का नंबर या फिर कोई और तरीका है, वो सारी चीजें गवर्नमेंट आपसे लेगी, वो भी देना पड़ेगा। PNR यात्रा प्लान क्या हो जाता है, ये भी ट्रेवल एजेंसी या ट्रेवल एजेंट, जिस ट्रेवल एजेंसी से करवाया, ट्रेवल एजेंट से करवाया, सो वो भी बताना पड़ेगा। अगर एक एयरलाइंस ने टिकट दूसरी एयरलाइंस को बेचा हो तो उसका शेयरिंग कोड क्या हो जाता है, ये भी बताना पड़ेगा। एक PNR पर दूसरे PNR का रेफरेंस हो तो उसको भी आपको जानकारी देनी पड़ेगी। यात्री की यात्रा स्थिति क्या है वो बतानी पड़ेगी। सामान की जानकारी, सीट नंबर की जानकारी समेत टिकट के साथ अन्य सहूलियत जो विवरण होते हैं वो, यात्री से जुड़ी जानकारियां जैसे कि नाम, पासपोर्ट नंबर, जन्मतिथि, लिंग, और ऊपर दी गई सभी जानकारियों में कोई बदलाव हो तो उसकी सूचना। अगर यहाँ पर कुछ चेंज होता है, टिकट कैंसिल होती है, कोई भी चेंजमेंट होता है, वो सारी चीजें आपको गवर्नमेंट को बतानी पड़ेंगी। अब देखो, यहाँ पर मैं आपको ये बताती हूँ कि तस्करी का प्रभाव इंडियन इकोनॉमी पर क्या पड़ता है और क्यों सरकार इसको लेकर के बहुत ज्यादा चिंता में रहती है। तो देखो, तस्करी एक अवैध गतिविधि है जिसमें आप देखोगे कि ड्रग्स, आग्नेयास्त्रों, नकली उत्पादों जैसे कि वर्जित वस्तुओं का परिवहन एवं वितरण शामिल होता है। ये अवैध व्यापार संगठित अपराध की वृद्धि में योगदान कर सकते हैं, क्योंकि ये आपराधिक समूहों के दोहन के लिए एक लाभदायक भूमिगत बाजार का निर्माण कर देती है, जो कि हमारा जो बाजार है उसको ये पूरी तरीके से हिला देते हैं। आतंकवाद का वित्त पोषण किया जाता है। तस्करी आतंकवादी संगठनों के लिए वित्त पोषण का एक स्रोत भी बन सकते हैं, क्योंकि वे तस्करी से प्राप्त आय का उपयोग अपनी आतंकी गतिविधियों के वित्त पोषण के लिए कर सकते हैं।
इनका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर अस्थिरताकारी प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि ये इन समूहों को अपने हिंसक कार्यों को जारी रखने की अनुमति दे देता है। भैया हमें आतंकवाद को फंडिंग करनी होगी, हम इसके थ्रू कर देंगे, आसानी से कर देंगे। सो ऐसा होता है और इससे बहुत ज्यादा दिक्कतें हो जाती है, किसी एक देश की सुरक्षा पर बात आ सकती है। ठीक है, काले धन का सृजन और उसका प्रसार होता है। तस्करी में प्रायः नगद धन के बदले वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान इसमें शामिल होता है, जिसका उपयोग काले धन का सृजन और उसके प्रसार के लिए किया जा सकता है। इससे सरकार को कर राजस्व की हानि होती है, तो ये हमें लॉस हो रहा है यहाँ पर। साथ ही अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के विकास में ये जो योगदान है वो हो सकता है, या फिर औपचारिक आर्थिक संस्थानों की प्रभावशीलता को ये कम कर सकता है। आगे बात करते हैं राजस्व की हानि। करों और शुल्कों को बचाना या फिर उनकी चोरी करना भी इसमें शामिल है, जिसके परिणाम स्वरूप सरकारों को राजस्व में उल्लेखनीय हानि देखने को मिलती है। ये सार्वजनिक सेवाओं और अवसंरचना के लिए उपलब्ध धन की मात्रा को भी कम कर सकता है। भारत में 5 उद्योगों में अवैध व्यापार के प्रभावों का विश्लेषण वाली अवैध बाजार हमारे राष्ट्रीय हितों के लिए खतरा। यहाँ पर एक रिपोर्ट है, ये आपकी रिपोर्ट पेश करी जाती है। इस उद्योग में अवैध बाजारों का आकार आपका 2.6 ट्रिलियन बताया गया इस रिपोर्ट के अनुसार, कि इतना आपका 2.6 ट्रिलियन का ब्लैक मार्केटिंग का, ये जो तस्करी की जाती है उसका बाजार हो जाता है। इस अवैध व्यापार के परिणाम स्वरूप 15.96 लाख की कुल अनुमानित वैध रोजगार हानि होती है, और केंद्र के लिए कर हानि की जो स्थिति बनी है वो 10 वर्षों में 163% तक बढ़ गई है। कर की हानि हो रही है 163% तक। किस वजह से? इन्हीं तस्करों की वजह से, इन्हीं जो आपके व्यापार इस तरीके से कर रहे हैं उनकी वजह से। इसलिए सरकार क्या कर रही है, कड़े से कड़े निर्देश ले रही है, कड़े से कड़े कानून बना रही है ताकि वो इसको रोक सके। एंड वाकई ये बहुत ज्यादा गंभीर समस्या हो जाती है। बाकी आपकी इस पर क्या राय है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।